मॉर्निंग। हम लोग व्यवसाय का क्रय और उसके साथ में समामेलन के पूर्व और पश्चात के लाभों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह प्रॉफिट और लॉस पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन अर्थात समामेलन प्रमाण पत्र मिलने के पूर्व और पश्चात के लाभों के बारे में पढ़ रहे हैं और हो सकता है कि इसके संबंध में लॉसेज भी हों। तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि किसी भी रनिंग व्यवसाय को किसी कंपनी के द्वारा खरीदा जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके खरीदने की डेट से लेकर के जब तक समामेलन का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, नहीं मिलता है, तब तक कंपनी समामेलित नहीं कहलाती है। लेकिन चूंकि हमने वह व्यवसाय पहले खरीद लिया है, समामेलन का प्रमाण पत्र बाद में मिल रहा है और उसके बाद में भी व्यवसाय कंटिन्यू है, तो हमारे जितने भी लाभ होते हैं वह दो प्रकार से बढ़ जाते हैं। एक लाभ कहलाएगा समामेलन प्रमाण पत्र से पूर्व मिलना, पूर्व से संबंधित, और एक लाभ कहलाएगा समामेलन के प्रमाण पत्र के पश्चात के लाभ। तो इस प्रकार से इसको जब जो कहा जाता है तो मैं आपके सामने नोट्स ही पढ़ के बता रही हूँ। According to the Companies Act 2013, a company comes into existence only from the date on which सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, माना कहने का अर्थ है कि कोई भी कंपनी अपने अस्तित्व में तभी आएगी जब कभी उसे समामेलन का प्रमाण पत्र मिल जाता है। तो चूंकि उसने व्यवसाय पहले खरीदा है लेकिन समामेलन का प्रमाण पत्र उससे बाद में मिल रहा है, तो लाभ क्या होते हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं। व्यवसाय खरीदने से लेकर के समामेलन के प्रमाण पत्र मिलने तक जो लाभ होते हैं वह पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन कहलाएंगे, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर के वर्ष के अंत तक जो लाभ होंगे वह पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कहलाएंगे। तो इसके संबंध में मैंने आपको एक छोटा सा चार्ट के रूप में भी बताया है कि ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसको दो भागों में बांट दिया है। जो लेफ़्ट साइड में है वह बिफोर प्रॉफिट माने सर्टिफिकेट मिलने से पहले के लाभ, और उसे हम कहते हैं पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन, और आफ्टर प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं पोस्ट प्रॉफिट टू इनकॉर्पोरेशन। तो जो व्यवसाय है वह हमने पहले प्रारंभ कर दिया, सर्टिफिकेट या समामेलन प्रमाण पत्र हमें बाद में मिला है और वर्ष के अंत तक हमने व्यवसाय किया है। तो जितना भी व्यवसाय का लाभ है, विक्रय है या खर्चे हैं, उनको दो भागों में बांट दिया जाता है। तो हम ये कहें कि जितना भी लाभ है वह चूँकि कंपनी का ही है तो उसे दो भागों में क्यों बांटा जा रहा है, तो उसे दो भागों में इसलिए बांटा जाता है कि जब कभी जो भी समामेलन प्रमाण पत्र से पूर्व की तिथि है, जैसे मैं आप लोगों को पहले उदाहरण ही बता देती हूँ कि जैसे हमने 1 जनवरी को व्यवसाय खरीदा है और 31 मार्च को हमको समामेलन प्रमाण पत्र मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 31 मार्च को मिला है, और हमारा वर्ष का अंत होगा 31 दिसंबर। तो हम जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने पीरियड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टाइम मानेंगे, और 9 महीने जो कि दिसंबर तक अर्थात अप्रैल से लेकर दिसंबर तक वह 9 महीने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आफ्टर का मानेंगे। तो इस प्रकार से अवधि के आधार पर हमारे ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि हमने चूँकि कंपनी खरीदने वाली जो है वह अपने आप में एक है, तो लाभों को दो भागों में विभाजित क्यों किया जा रहा है। वह लाभों में दो विभाजन इसलिए किया जाता है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब मिलता है उससे पहले के जितने भी लाभ होते हैं वह सारे के सारे लाभ कैपिटलाइज होते हैं, और कैपिटलाइज लाभ जितने भी होते हैं उनका यूज केवल कैपिटलाइज लॉसेज राइट ऑफ करने के लिए काम में लिया जाता है। उनका यूज हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं कर सकते या अन्य कार्यों के लिए नहीं कर सकते हैं, और यदि किसी प्रकार के कैपिटल लॉसेज नहीं है तो वह कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक बात और बता दें कि ये जो पीरियड प्रॉफिट है, आवश्यक नहीं कि वह 3 महीनों में लाभ ही कमाए, हानि भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में उस हानि को हम गुडविल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप ये देखिए
कि जितने भी मैंने अभी आपको उदाहरण रखा था कि 1 जनवरी को हमने व्यवसाय खरीदा है, 31 मार्च को हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, तो 3 महीने पीरियड टाइम हो जाएगा और 9 महीने आफ्टर टाइम हो जाएगा। तो हमारे पास व्यवसाय के अंतर्गत केवल लाभ ही नहीं बल्कि खर्चे भी हैं या अन्य प्रकार की स्थितियाँ भी हैं, तो उनको किस प्रकार से बांटा जाए। तो कुछ खर्चे होते हैं जो टाइम रेशो में बढ़ जाते हैं, कुछ खर्चे सेल्स रेशो में बढ़ जाते हैं। टाइम रेशो जैसे मैंने अभी आपको समझाया 3 महीने और 9 महीने अलग अलग हो गया। तो आपके सेकंड पेज पर दिया हुआ है कि कौन से खर्चे हैं जो टाइम रेशो में बांटे जाते हैं। जैसे हमने 1 जनवरी से व्यवसाय प्रारंभ किया है, तो नेचुरली हमने वर्कर रखे होंगे, हमने फॉरमैन रखे होंगे, हमने मैनेजर रखे होगा, तो हम उनको सैलरी पेमेंट करते हैं, हमने उस व्यवसाय का इंश्योरेंस करवाया होगा, हमारे लाइट के खर्चे हुए होंगे, कई प्रकार के खर्चे हैं। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो टाइम रेशो में बांटे जाते हैं। तो वह सेकंड पेज पर आप लोग देखिए, जैसे टाइम रेशो में जो खर्चे बांटे जाएंगे वह सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, लाइट, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड ऑडिट फीस, ये खर्चे क्या हो जाएंगे अगर क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो हम टाइम रेशो में बांट देंगे। कुछ खर्चे सेल से संबंधित होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, कमीशन है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज है, कैरिज इनवर्ड है, तो वह सेल्स रेशो में। अब ये सेल्स रेशो कैसे बांटा जाए, ये आप क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बांटेंगे। ये आपको दिया जाएगा कि प्रथम 3 महीनों में इतनी सेल्स रही, अंतिम 9 महीनों में इतनी रही, या पूरे वर्ष भर की इतनी रही, लेकिन उनका रेशियो ये था। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको सेल्स रेशियो बनाना होगा। तो सेल्स रेशियो में जो खर्चे बांटे जाने हैं वो हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल्स, एक्सपेंसेज ऑन एजेंट, बैड डेब्ट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, कैरिज इनवर्ड, कैश डिस्काउंट, पैकिंग एक्सपेंसेज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये सारे के सारे खर्चे आपको क्या करने हैं, सेल्स रेशो में बांटने हैं। इसके बाद में आइए, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो केवल पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन होते हैं। मतलब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो केवल हमको समामेलन के पूर्व वाले खर्चों को ही मानना है। तो समामेलन के पूर्व वाले खर्चे कौन से हैं वो भी नोट्स में दिए हुए हैं। सैलरी टू ऑनर और पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनमें खर्चे भी हो सकते हैं और लाभ भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ खर्चे हैं जो केवल पोस्ट होते हैं, अर्थात जो मैंने अभी आपको बताया टाइमिंग, पोस्ट में हम 9 महीने मान रहे हैं, तो पोस्ट में ये खर्चे जो जोड़े जाएंगे वह जैसे डायरेक्टर फीस है, डायरेक्टर रेमुनरेशन है, शेयर ट्रांसफ़र फीस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि है ना कोई रनिंग व्यवसाय कंपनी के द्वारा ख़रीदा जाता है तो डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर रेमुनरेशन जैसी बात आएगी, या ट्रांसफ़र फीस, शेयर ट्रांसफ़र फीस जैसी बात आएगी। अगर ये केवल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ख़रीदा जा रहा है या पार्टनरशिप के द्वारा ख़रीदा जा रहा है, तो ये पोस्ट वाले खर्चे केवल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज या एक्सपेंसेज ही आएंगे, बाकी डायरेक्टर फीस और डायरेक्टर रेमुनरेशन नहीं आएगा। अब मैंने आपके सामने हालांकि मैंने समझा दिया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम रेशियो एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्स रेशियो, फिर भी मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आई हूँ और एग्जांपल में आपको फाइंड आउट करना है। एग्जांपल फॉर फाइंड टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो, ये मैंने हेडिंग डाला है। तो आप देखिए, श्याम लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2018 टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ राम लिमिटेड। 1 अप्रैल 2018 सेल्स फॉर द ईयर 2018-19 20 lakh सेल्स per month for the first 6 months was 1/2 of the monthly sales for last 6 months of year. Calculate the time ratio and sales ratio. आपको टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो व्यवसाय खरीदा है 1 अप्रैल 2018 को खरीदा है, लेकिन वह इनकॉर्पोरेट हुआ है 1 अगस्त 2018। तो अप्रैल से लेकर के 1 अगस्त तक या 31 जुलाई तक हम महीने गिनेंगे, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने होते हैं। तो ये पीरियड टाइम हो जाएगा। और चूँकि हमारा जो वर्ष ख़त्म होगा वह 31 मार्च को होगा, तो ऐसी स्थिति में पोस्ट जो टाइम हो जाएगा वह 8 महीने हो जाएगा। अर्थात सॉल्यूशन में भी आप देखिए, टाइम रेशियो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 4 महीने, 1 अगस्त से 31 मार्च तक 8 महीने। तो टाइम रेशियो इस प्रकार से बन जाता है। फिर सेल्स रेशियो के बारे में ये कह रहा है कि पूरे वर्ष में 6 महीने जो सेल्स रही आधी रही, और बाद वाले महीनों 6 महीनों की अपेक्षा
तो ऐसी स्थिति में हमारे जो 4 महीने की सेल्स है वह आधी 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 करके टोटल 2 बनती है, और 8 महीनों की सेल्स में 2 महीने में आधी आधी लगाई क्योंकि 6 महीनों में आधी आधी थी इसलिए, और 6 महीनों में एक एक कर दी तो 7। तो सेल्स रेशो बन जाएगा 2:7। तो इस प्रकार से हमें पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन करने हैं वह या तो जो आपको एक फॉर्मेट मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ P&L लिमिटेड, जो कि P&L अकाउंट की तरह है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। स्टेटमेंट में पहला कॉलम पर्टिकुलर होता है, दूसरा कॉलम टोटल अमाउंट होता है, तीसरा कॉलम रेशो किस प्रकार से होते हैं वह दिखाने हैं, और चौथा और पांचवा कॉलम होता है पीरियड एक्सपेंसेस एंड आफ्टर या पोस्ट एक्सपेंसेस। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी आपके सामने और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।